राजकीय महाविद्यालय बूंदी, बीए प्रथम वर्ष, हिंदी कथा साहित्य। हम यहाँ दूसरा पेपर पढ़ रहे हैं। दूसरा पेपर का नाम हिंदी कथा साहित्य, और कथा साहित्य में आप एक 10-11 वीडियो देख चुके हैं, और हम आज एक कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। कहानी का नाम है वापसी। व्याख्या नंबर 10। वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रेमवदा। इन्होंने कई कहानियां लिखी, उसमें से वापसी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अब तक आप देख चुके हैं कथा साहित्य में कहानी, परंपरा, उद्भव और विकास, और आप समझ चुके हैं कि कहानी की लंबी परंपरा में अगर उसको शॉर्ट में कहना चाहें तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद एवं उत्तरो प्रेमचंदोत्तर काल की कहानियां। और इन कहानियों में आपने सुना ग्रामांचल की कहानियां, नई कहानी, सचेतन अचेतन कहानी। ग्रामांचल की कहानियों में रेणु की, यानी फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिकता से परिपूर्ण कहानी। और फिर आया नई कहानी का दौर, 5-6 साल का रहा, 1955 से 1960 तक आती है। इसी में उषा प्रियंवदा जो त्रय लेखिकाओं में से शामिल थी, और नई कहानी में भी हमने रामोक एक शब्द दिया था। सामने है उषा प्रियंवदा जो वापसी कहानी की लेखिका है। आप भारत की रहने वाली, कानपुर में जन्मी, और शिक्षा दीक्षा आपने अंग्रेजी साहित्य में की, एमए, पीएचडी, और अमेरिका के विस्कॉन्सिन शहर में प्रोफेसर हो जाती है, और लगातार कहानियां लिखती है। आपकी समझ और आपका अनुभव यूरोप का रहा, लेकिन अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता रहा। सो आपने भारत में, भारत के परिवेश की कहानियां लिखी। उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी, जो कहानी संग्रह, कहानी संकलन संपादक हेतु भारद्वाज के द्वारा संपादित, इसमें 10 कहानियां हैं। इन 10 कहानियों को आप पढ़ सकेंगे। इस कहानी संकलन में कहानी का उद्भव और विकास का संक्षेपीकरण भी इसमें आपको मिलेगा। कहानीकार का परिचय भी यहां मिलेगा, और 10 कहानियां पढ़ने को मिलेगी। आप समय समय पर इन 10 कहानियों को बार बार पढ़ते रहें। लगभग कोई भी कहानी आपके द्वारा 5 बार पढ़ी जानी ही चाहिए। उषा प्रेमवदा का जन्म 1931 में हुआ, लेकिन इसी संग्रह में 1934 लिखा हुआ है, और कानपुर में जन्म हुआ। नई कहानी आंदोलन की त्रयी कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, इनका जन्म भी 1931 का था। आपने एक साथ कहानी लेखन किया। हम बता चुके हैं कि अंग्रेजी साहित्य से दीक्षित हुई, अमेरिका में प्रोफेसर हो गई। कहानी में अन्य रचनाकारों से अनुभव सीमित माना गया, क्योंकि मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती का लेखन क्षेत्र और विषय और अनुभव उनका विस्तरित था। आप मन की दुनिया से संबद्ध रही। आपके पात्र, महिला पात्र, स्त्री पुरुष संबंध पर आधारित होते हुए संपन्न वर्ग की समस्याएं जो व्यक्तिगत ही हुआ करती है। आपकी कुछ कहानियों के नाम है मोहबंद, पूर्ति और चांद चलता रहा। में यही प्रवृत्ति उभर करके आती है कि यह संपन्न वर्ग की समस्याओं से ओतप्रोत लेखन करती है। उषा प्रेमवदा के कहानी संग्रह है जिंदगी
और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कोई एक दूसरा, और कितना बड़ा झूठ आदि कहानी संग्रह है। इन्हीं में एक कहानी है वापसी। आपकी कहानियों को पढ़ने के बाद समीक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आप देहवादी पवित्रता के व्यामोह में नहीं फंसती, बल्कि इसका निषेध करती है। आपकी कहानियों में, पात्रों में, कथा वस्तु में एकाकीपन और स्त्री पुरुष संबंधों पर अधिक केंद्रित रहती हैं। आपकी इन कहानियों के अलावा आपने 6-7 ऐसे उपन्यास लिखे जो स्त्री पुरुष संबंध और देहवादी पवित्रता के निषेध के साथ रूबरू होते हैं। समीक्षित कहानी का नाम है वापसी। वापसी कहानी में भी मुख्य पात्र का अकेलापन और कहानी में बदलते पारिवारिक मूल्यों की आहट सुनाई पड़ती है, जो उस समय नहीं हुआ करती थी, पर आज बखूबी देखी जा सकती है कि पारिवारिक मूल्य कितने बदल गए हैं। 1965 में लिखी गई ये कहानी है। तब भारत के परिवार, पारिवारिक रिश्ते इस तरह के नहीं हुआ करते थे। यह कहानी अलग व अनूठी तरह की कहानी है, जिसमें पारिवारिक संबंधों की कहानी कह सकते हैं, पारिवारिक रिश्तों में आए उतार चढ़ाव की बात कहते हैं। लंबे समय तक घर से बाहर रहने से मुखिया परिवार से अवांछित हो जाता है। मतलब क्या निकला? इस कहानी का मुख्य पात्र का नाम है गजाधर बाबू। कहानी के बारे में और भी विस्तार से हम बात करेंगे, और कहानी पर एक वीडियो जो बहुत लंबा होगा, कहानी के हर कोण पर विचार किया जाएगा। कहानी के पात्र, चरित्र, चित्रण, कथा वस्तु, पारिवारिक मूल्य आदि पर गहराई से विचार करते हुए आप उस वीडियो को इसके तुरंत बाद दूसरे दिन देख सकेंगे। सवाल यह था कि कहानी का मुख्य पात्र गजाधर बाबू लंबे समय तक घर से बाहर रहने से अवांछित हो जाता है। परिवार के सदस्यों के लिए, बेटे, बहू और पत्नी के लिए, बेटे बेटी से उनका तारतम्य नहीं बैठ पाता है, बल्कि बेटे बेटी पिताजी की बात को नकारते हैं, पिताजी के अनुसार नहीं चलते हैं। आज के हर पिता की समस्या है ये, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त यूरोप में ऐसा हुआ करता था, लेकिन उषा प्रेमवदा चूंकि प्रवासी थी, अमेरिका में थी, अमेरिका में रह रही थी, वहां के समाज को देख रही थी, पारिवारिक विघटन को देख रही थी, और उस तरह की कहानी उन्होंने भारतीय परिवेश में गढ़ी, बुनी, और एक ऐसी कहानी लिखी जो आज भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। हमारे कोटा विश्वविद्यालय कोटा से संबद्ध बूंदी के राजकीय महाविद्यालय बूंदी के छात्र भी इस कहानी को पढ़ेंगे, जिसका पात्र का नाम है गजाधर बाबू, और वो अवांछित क्यों कर हुआ ये हम बता रहे थे, और विस्तार से आप अगले वीडियो में सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। कहानी पाठ यानी पढ़ने की प्रक्रिया क्या हो, कैसे हो। एक होती है लिखने की, यानी कहानी लिखने की तरह ही पढ़ने की भी एक प्रक्रिया होती है। अगर उस प्रक्रिया से गुजरते हैं पाठक, तो पाठक कहानी के मर्म तक पहुंच सकते हैं,
जा सकते हैं। जैसे कहानीकार लिखते समय या लेखक जब कहानी लिखते समय गुजरता है, वैसे ही पाठक भी उससे गुजर रहा होता है। आप ठीक से समझ जाएंगे और ये थोड़ा सा गूढ़ विषय हो जाएगा जब सार्त्र कहानी पढ़ने का मतलब कुछ इस तरह से कहते हैं कि आईने में कूदने के समान है। कहानी से गुजरना, कहानी का पाठ करना, सार्त्र क्या कहते हैं, आईने में कूदना है। ये कितना मुश्किल काम हुआ? नहीं, ये सिंबॉलिक है। कहानी एक छाया या प्रतिबिंब की तरह होती है। प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है आदमी का, जो चेहरे पर है वो दर्पण में दिखाई देता है, लेकिन दर्पण का चेहरा हकीकत नहीं होता। ठीक इसी तरह शास्त्र जो कहना चाहते हैं, हम भारतीय समालोचक, सुप्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह जो कहानी स्तंभ लिखते रहे, आलोचना पत्रिका के संपादक रहे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे और सेवानिवृत्ति के बाद अमेरिटियस प्रोफेसर, अंततः अंतिम सांस तक या 90 वर्ष तक भी आप उस पद पर रहे सम्मानित, और आपकी नेम प्लेट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस हिंदी विभाग में बाहर लगी हुई देखी जा सकती थी अभी 2 साल पूर्व तक। क्या कहते हैं नामवर सिंह, लोग कहानी के प्रभाव में डूब जाते हैं और प्रभाव कहानी और पाठक के बीच बादल की तरह फैल जाता है। प्रभाव यानी प्रभाव में आ जाता है और प्रभाव के बाहर होना चाहिए पाठक को, लेकिन वो तब हो सकता है जब वो सजग पाठक होगा, कहानी क्या कहना चाहती है प्रभाव में आकर के उतना ही एक सीमित दायरा हो जाता है। इसलिए कहा है कहानी शीशे के अंदर बंद ही रह जाती है जब वो पाठक प्रभाव में आता है। इस तरह से आप आज का वीडियो जिसमें उषा प्रेमवदा का छाया चित्र देखा, उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी के बारे में संक्षेप में सुना, आप अगले वीडियो को देखेंगे थोड़ा इंतजार के बाद, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को समझ लें, दोबारा देख लें और इसमें जो लाल निशान है उस पर उंगली दबा करके एक बार क्लिक कर लें, ताकि अगला वीडियो जो ही आएगा दूसरे दिन वो आप देख सकें। आप समझ रहे हैं, वापसी कहानी आपकी 10 कहानियों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी कही जाती है।